हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पृथ्वी की संरचना। इसके पहले हमने देख चुके हैं कि हम पृथ्वी के बारे में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी किन किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, इसमें कितने टाइप की लेयर्स पाई जाती है, उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखेंगे कि ये लेयर्स में किस टाइप की हलचलें होती हैं और ये हलचलों से किस टाइप का भूगर्भ का निर्माण होता है, उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है वो यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसआई, बैंक एग्जाम, सेंट्रल रेलवे के लिए सभी के लिए हेल्पफुल होगा। मोस्टली अगर हम देखा जाए तो यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, जिसमें हम हर चीज़ के बारे में एक्चुअली हम डीप में डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके लिए हेल्पफुल होगा। नाउ पहले हम इस टॉपिक में पहुंचने से पहले हम फर्स्ट टॉपिक का रिवीजन करना चाहेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि हम पृथ्वी की संरचना में हम जो भी पढ़े हैं कि इसमें हमने क्रोड के बारे में पढ़ा, जिसमें क्रोड दो टाइप से पाया जाता है, सी वन एंड सी टू। जिसमें सी वन जो बाहरी क्रोड होता है वो तरल 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 अवस्था में पाया जाता है, जबकि जो C2 होता है, जो अंदरूनी क्रोड होता है, वो ठोस अवस्था में पाया जाता है। एंड क्रोड को चारों तरफ से मेंटल घेरा होता है। इसकी जो लेंथ होती है अप्रोक्सीमेटली 2900 होता है। मेंटल के अपर भाग को हम दुर्बलता मंडल बोलते हैं। दुर्बलता मंडल तथा एक हमारा जो भूपर्पट्टी है वो मिलकर एक स्थल मंडल लिथोस्फीयर का निर्माण करती हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम प्रॉपर्ली डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें कौन-कौन से हैं। बेसिकली अगर लिथोस्फीयर में देखें तो हमारा जो लिथोस्फीयर भूप्रपट्टी होती है, भूप्रपट्टी जो होती है वो सियाल के नाम से भी जानी जाती है। एक्चुअली इसमें सिलिका और एल्यूमीनियम पाया जाता है। अगर हम मेंटल में आते हैं तो इसमें मैग्नीशियम और सिलिका पाया जाता है, और अगर क्रूड में देखा जाए तो क्रूड में जो हमारा धातुएँ पाई जाती हैं वो है लोहा और निकेल। बेसिकली इसमें आयरन और निकेल ही पाए जाते हैं, जिनका घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। तो हम जैसे-जैसे इंटरनल की तरफ जाते हैं, तो हमारा जो घनत्व है, ग्रेविटी, जिसको बोला जाए डेंसिटी, डेंसिटी कंटीन्यूअसली इंक्रीज़ होती है। और जैसे-जैसे हम जाते हैं तो हमारा प्रेशर भी इंक्रीज़ होता है। प्रेशर के साथ इसका मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ होता है चट्टानों का। तो जो हमारे भूपर्पट्टी में डेंसिटी थोड़ी-सी कम होगी। बेसिकली इधर पर 2.7 टू 3 तक जाती है, और मेंटल में अप्रॉक्सिमेटली 3 होती है, और यहाँ तक आते तो जैसे 5 से लेके 11 तक डेंसिटी चली जाती है। साथ-साथ में अगर हम डिस्कस करें अबाउट मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर पे, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर जैसे-जैसे नीचे जाता है तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, लेकिन जो टेम्परेचर का रेट ऑफ इंक्रीज़ होता है वो धीरे-धीरे कम होता जाता है। इसी कारण हमारा जो क्रूड पे है टेम्परेचर अप्रॉक्सिमेटली 5000 टू 4000 डिग्री सेल्सियस होता है। जिसमें हमारी चट्टानें होती हैं वो द्रव अवस्था में पाई जानी चाहिए, लेकिन हमारे जो जो मिडल कोर है वो हमेशा ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इसके पीछे कुछ टेक्निकल रीज़न्स हैं। उन चीज़ों के बारे में हम प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे, तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। इसके लिए आप हमारा फर्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं। पृथ्वी की संरचना में हम ऑलरेडी सभी चीज़ों के बारे में प्रॉपर्ली डिस्कस कर चुके हैं, तो आप हमारा वीडियो देख लीजिएगा। अब हम आते हैं सेकेंड टॉपिक में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि पृथ्वी में जो हमारे ये लेयर्स हैं, इनमें किस टाइप की हलचलें होती हैं, उन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हलचलों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हलचलें जो हैं हमारी, अगर देखा जाए तो पृथ्वी की हलचलें 2 टाइप से होती हैं। पृथ्वी की हलचलों के बारे में हम डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि पृथ्वी की हलचलें किस टाइप से होती हैं, या पृथ्वी में हलचलें जो होती हैं इनका क्या योगदान होता है। तो बेसिकली जो पृथ्वी की हलचलें होती हैं इनको बोलते हैं टेक्टोनिक। टेक्टोनिक के कारण ही पृथ्वी का निर्माण हुआ है, या पृथ्वी में जो भूगर्भ है, पृथ्वी में जो भी अभी पहाड़ हैं, पर्वत हैं, पठार हैं, इन सभी चीज़ों का निर्माण बेसिकली हलचलों के कारण हुआ है। तो ये हलचलें कैसे होती हैं, ये कैसे वर्क करती हैं, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। टेक्टोनिक, इसमें जो टेक्टोनिक है वो टेक्टोन से मिलके बना हुआ है। ये ग्रीक शब्द है। टेक्टोन का जो अर्थ है वो है बनाने वाला। अब टेक्टोन जो है बनाने वाला, इसका मतलब क्या है? एक्चुअली इसमें से ही पूरा अर्थ निकलता है कि बनाने वाला। तो टेक्टोन पूर्ण सार्थक अर्थ है, जो जो अपने आप को डिस्क्राइब करता है कि जो हमारे पृथ्वी में जितने भी चीज़ें का निर्माण हुआ है वो टेक्टोन के थ्रू ही हुआ है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमने देखा है कि हमारा जो भारत जो 6 करोड़ पहले वर्ष पूर्व पहले की जो लोकेशन थी, वो गोंडवाना भारत के पहले बीच में देखा जाए तो ये तैतीस सागर था। तो वो जस्ट अभी के हिसाब से वो जस्ट डिफरेंट था। तो उसके बारे में देखते हैं कि हमारा जो भारत का प्रभाव है वो देखा इस तरफ से धीरे-धीरे ये प्लेटों के कारण, प्लेटों की खिसकने के कारण ये धीरे-धीरे इधर पर आया, और अंगारा भूमि के साथ मिलके हमारा ये जो नवीन भारत का निर्माण किया। इसमें हम देखेंगे जो हमारा जो हिमालय
और गंगा सिंधु के जो मैदान है वो टैथिस सागर के स्थान पे ही आए हुए हैं, या टैथिस सागर कैसे कन्वर्ट हुआ हिमालय में, तो इनसे इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये टैथिस सागर है, टैथिस सागर के जो निकटवर्ती स्थल प्रदेश में जो बहने वाली जो नदियाँ थीं, एक्चुअली ये नदियाँ अपने साथ कंकड़ और पत्थर बहा के लेके आके धीरे-धीरे इधर पर अवसादी चट्टानों का निर्माण की। अवसादी चट्टानें मीन्स जो नदियों या कंकड़ के थ्रू लेयर बाय लेयर बनाती हैं, इनको अवसादी सेल बोला जाता है। तो अवसादी सेलों का निर्माण किया। अवसादी सेलों में कि क्रमिक उत्थान के कारण यहाँ पर धीरे-धीरे के कारण ये जो हमारा टैथिस सागर था का अ, में पूरी अब क्या टैथिस सागर पूरी तरह से अवसादी सेलों से भर गया, और यहाँ पर गंगा दक्षिण में गंगा सिंधु का निर्माण हुआ यहाँ पर, और साथ-साथ में जो ऊपर हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। अब हिमालय पर्वत का निर्माण किस टाइप से हुआ? ये एक्चुअली ये हिमालय पर्वत का निर्माण जो है इन हलचलों के कारण हुआ। तो उन हलचलों के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस टाइप की हलचलों से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। तो फर्स्ट हमने देख लिया कि जो हमारा अ, भारत है वो गोंडवाना भारत से कैसे नवीन भारत में कन्वर्ट हुआ। अब हम आते हैं पृथ्वी के आंतरिक बलों के कारण ही किस टाइप से क्या होता है। तो पृथ्वी के आंतरिक बलों के कारण जो हमारा आंतरिक बल है, तो आंतरिक बलों के कारण क्या होता है कि हमारा जो दक्कन ट्रैप है, उत्तरी अमेरिका में जो कोलंबिया तथा स्नैक नदी के पठार हैं, ऑस्ट्रेलिया में केम्ब्रेल का पठार है, दक्षिण अफ्रीका में पराना तथा पेंटो नगरिया का निर्माण जो है वो आंतरिक बलों के कारण ही हुआ है। इसमें क्या हुआ, जो लावा है, लावा निकल कर ठोस अवस्था में परिवर्तित हो गया, जिसके कारण हमारा ये पठार दक्कन ट्रैप का जो पठार है वो उसका निर्माण हुआ। पृथ्वी में आंतरिक हलचलों को 2 टाइप से वर्गीकरण कर दिया गया है। सबसे फर्स्ट है मंद हलचलें तथा आकस्मिक हलचलें। मंद हलचलों में हम देखेंगे कि इसमें 2 टाइप की हलचलें होती हैं, उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ-साथ में आकस्मिक हलचलों में हम देखेंगे कि भूकंप जो है हमारा और ज्वालामुखी है वो आकस्मिक हलचलों में आता है। तो सबसे फर्स्ट में इस वीडियो में हम मंद हलचलों के बारे में डिस्कस करेंगे कि मंद हलचलों से किस टाइप का हमारा पृथ्वी या हमारी पृथ्वी भूगर्भ का निर्माण हुआ है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। मंद हलचलों में अगर देखा जाए तो मंद हलचलें 2 टाइप की होती हैं, वो ऊर्ध्वाधर हलचलें और क्षैतिज हलचलें। लेकिन मंद हलचलें क्या होती हैं एक्चुअली? इनका एक्चुअली मंद हलचलें मीन्स बहुत ही ज़्यादा टाइम लेने वाली हलचलें जो बहुत ही आराम से होती हैं, जिसमें जिनका निर्माण मानव जीवन से भी अधिक लंबा होता है, इनको मंद हलचलें बोलते हैं। इनका निर्माण बेसिकली हज़ारों वर्षों के बाद होता है। इनका इनका जो टाइप है वो है 2 टाइप की है, वो एक है ऊर्ध्वाधर हलचल, सेकंड है क्षैतिज हलचल। तो ऊर्ध्वाधर हलचलें आप समझ रहे हैं कि ऊर्ध्वाधर हलचलें लाइक दैट कि दिस टाइप्स ऑफ हलचलें दैट्स कॉल्ड ऊर्ध्वाधर हलचलें। इसमें क्या होता है, धसाव होता है या उभार होता है। जो हमारे अगर भारत में देखा जाए काठियावाड़ तट, गुजरात के जो आजू-बाजू वाला जो एरिया है काठियावाड़ तट, जो उठे हुए तट हैं, मीन्स उठे हुए जो एरिया है, उधर पर हमने देखा कि उधर पर समुद्री जीवों का अवशेष मिला है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो काठियावाड़ तट था वो कभी समुद्र के अंदर आता था, मीन्स यहाँ पर और ये हमारी ऊर्ध्वाधर हलचलों के कारण ये इसका एलिवेशंस इंक्रीज हो गया, जिसके कारण यहाँ पर समुद्री जल अभी नहीं पाया जाता, और यहाँ पर समुद्री जीवों का अवशेष पाया जाता है। सिमिलरली अगर देखा जाए तो हमारा जो भारत के पूर्वी तट हैं, आंध्र प्रदेश के तट हैं, इनमें भी समुद्री जल के स्तर से 15 से 30 मीटर तक उभार आया है, जिसके कारण ऊर्ध्वाधर हलचलों के कारण। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो जो हमारा सुंदरवन डेल्टा है जो उड़ीसा में है, पीठ में लिग्नाइट के संस्तरों के कारण, तथा तमिलनाडु में जो वैली है तथा मुंबई द्वीप है, इनमें क्या हुआ कि इसमें धसाव आया। ये धसाव ऊर्ध्वाधर हलचलों के कारण आया है। ये इधर पे के जो वन थे वो समुद्र में डूब गए हैं। तो ये दोनों एग्जाम्पल हैं जो ऊर्ध्वाधर हलचलों का है। नाउ हम देखेंगे कि आकस्मिक हलचलों में क्या-क्या आती है। तो आकस्मिक हलचलें क्या होती हैं बेसिकली, इसमें देखा जाए तो कंट एकदम से सडनली जो चेंजेस आते हैं, इनको आकस्मिक हलचलें होती हैं, और ये सडनली चेंजेस 2 ही चीज़ों के थ्रू आ सकते हैं, वो है फर्स्ट है ज्वालामुखी, सेकंड है भूकंप। अब इसके लिए क्या सडनली कुछ ही समय में लावा के बहने से पर्वत का निर्माण हो जाता है, भूभाग का निर्माण हो जाता है, साथ-साथ में हमारा जो भूकंप के थ्रू हमारा है भूस्खलन हो जाता है। तो इस टाइप से आकस्मिक हलचल का निर्माण होता है। अब हम डिस्कस में हम करेंगे डीपली डिस्कस करेंगे ऊर्ध्वाधर हलचल तथा क्षैतिज हलचलों के बारे में। ऊर्ध्वाधर हलचल बेसिकली अगर देखा जाए तो ये पृथ्वी के केंद्र से उत्पन्न होती हैं, और ये धरातल को प्रभावित करती हैं। धरातल में किस टाइप से ये
धसाव या उभार लेके आती हैं। इनसे क्या होता है कि कहीं पर उभारा जाता है तो कहीं पर हमारा धस जाते हैं। ये इतनी मंद होती हैं कि इनका जो पृथ्वी में जो क्षैतिज सेलें का संस्करण कोई परिवर्तन नहीं आता। ये गतियाँ मुख्य रूप से महाद्वीप तथा पठारों का निर्माण करती हैं। एक्चुअली क्या होता है, ये धीरे-धीरे कंटिन्यूअस आराम-आराम से ऊपर उठती हैं या नीचे धँसती हैं, तो ये क्या है, महाद्वीप तथा पठार निर्माण करती हैं। इसी कारण इनको महाद्वीपीय निर्माणकारी तथा पठार निर्माणकारी हलचलें भी कहते हैं। अब ये क्या हुआ कि ये इतना एक तो आराम से हो रही हैं, साथ-साथ में धीरे-धीरे ये पठारों तथा महाद्वीपों का निर्माण कर रही हैं। तो इसका इनको क्या कहा जाएगा, महाद्वीपीय निर्माणकारी तथा पठार निर्माण की हलचलें कहा जाएगा। अब क्या होता है कि जो हमारा महासागरों और अगर महासागर में देखा जाए तो हमारा जो अगर हमारा हिमालय है या कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर पठारों का निर्माण हुआ है, वहाँ पर देखा जाए तो क्या पठारों का निर्माण कब होता है? मोस्टली अगर देखा जाए तो हमारा जो कोई भी जहाँ पर अगर समुद्र है या नदियाँ हैं, तो नदियाँ के कारण क्या होगा, वहाँ पर अवसादी सैलों का निर्माण हुआ। अवसादी सैलों का निर्माण होने के बाद या अवसादी सैलों का निर्माण कैसे होता है? समुद्र के द्वारा या नदियों के द्वारा जो बहाई गई मिट्टी या जो बहाई गई मिट्टी के द्वारा परतों का निर्माण होता है। अब इन परतों का निर्माण से इन परतों का निर्माण हुआ। इन परतों के निर्माण में जो हमारे ऊर्ध्वाधर हलचलें हुई, ऊर्ध्वाधर हलचलों के कारण क्या हुआ, ये परतें थोड़ी-सी ऊपर उठ गईं, जिसके कारण यहाँ पर महाद्वीपों का निर्माण हो गया। अब हमने ऊपर ऑलरेडी पढ़ लिया है कि बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं कि जहाँ पर कुछ नहीं था और राइट नाउ महाद्वीपों का निर्माण हुआ, जो ऊर्ध्वाधर हलचलों का बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम्पल है। अगर हम देखें तो जो भूमध्य सागर के क्रेट द्वीप हैं तथा भारत का जो सौराष्ट्र का प्रसिद्ध प्राचीन नगर जो द्वारिका में है, वो इसके कुछ बड़े उदाहरण हैं। इधर पर ये क्या है कि पृथ्वी के धरातल के धंसने के कारण पूर्णतः नष्ट हो चुके हैं। अब बड़े पैमाने पर हम देखें कि धरातल के ऊपर उठने और धंसने के कारण महाद्वीपों तथा पठारों तथा महासागरों का निर्माण होता है। इस कारण इनको महाद्वीप निर्माणकारी हलचलें भी कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर हलचलों को क्या कहा जाता है? महाद्वीप निर्माणकारी हलचलें कहा जाता है। नाउ हम क्षैतिज हलचलों के बारे में डिस्कस करेंगे। क्षैतिज हलचलें क्या होती हैं? अभी हमने इस टाइप की हलचलें देख ली, जिसमें से ऊर्ध्वाधर हलचलें हैं, जिनमें पठारों तथा महासागरों का निर्माण हो रहा है। अब हम आते हैं कि जो क्षैतिज हलचलों में अगर इसमें क्या लिखा है, आंतरिक बल के कारण भूपटपटी पर एक दिशा में तथा दूसरी दिशा की ओर, मीन्स दोनों दिशा में या एक ही दिशा में बल लगते हैं, जिसके कारण जो हमारी क्षैतिज सैलें होती हैं, इनमें अत्यधिक परिवर्तन आ जाता है। इन बलों के कारण क्षैतिज में दबाव या खिंचाव पैदा होता है। इस कारण गोलाकार पृथ्वी स्तरों में क्षैतिज स्पर्श रेखा या दिशा में प्रभावी होते हैं। इनको क्षैतिज हलचलों के बारे में बोला जाता है। इन क्षैतिज हलचलों के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें जो थ्योरी को हम थोड़े से टेक्निकल वे में देखते हैं। एक्चुअली क्या है कि इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया एज पर फोर्स की डायरेक्शन के हिसाब से। अगर हम देखते हैं कि संपीड़न बल ये कहलाता है जब फोर्स जस्ट एक दूसरे के अपोज में लगते हैं, तो इनको संपीड़न बल कहते हैं। अब संपीड़न बल में आप देख सकते हैं कि ये हमारी एक सेल है, इसमें हमने फोर्सेस लगाया और फोर्सेस लगाने के बाद देखिए कि जैसे ही हम फोर्स लगाएंगे तो ये इस टाइप से इसका एक आकार ले लेगी। इसके जो निचले भाग को हम अवनीति बोलते हैं तथा अपर भाग को हम अपनीति बोलते हैं। अपनीति बोलते हैं। बेसिकली जो हमारा एग्जाम्पल है कि जब हम कोई भी चीज में अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स लगाते हैं तो ये अवनीति तथा अपनीति का निर्माण होता है। इस प्रकार के सेलों को मुड़ने को हम क्या कहते हैं? वलन कहते हैं। तो डायरेक्टली हम एक क्वेश्चन बनेगा कि वलन किसको बोलते हैं? तो वलन जो है सेलों के मुड़ने के कारण, सेलों के किस टाइप के फोर्स के मुड़ने के कारण, संपीड़न बल पे जब संपीड़न बल लगता है तो उस टाइम पे जो हमारी अवनीति मीन्स जो हमारी सेलों का मुड़ाव होता है उसको हम वलन बोलते हैं। ऊपर उठे हुए एरिया को हम अपनीति बोलते हैं तथा नीचे उठे हुए एरिया को अवनीति बोलते हैं। मोस्ट ऑफ दी जो वलन के एग्जाम्पल बेसिकली जो हिमालय है, रॉकीज एंडीज है, आल्पस है। अब आल्पस रॉक है, एंडीज है, रॉकीज है, बड़े बड़े जो
महान पर्वतमालाएं हैं वो संपीड़न बल के कारण ही प्रोड्यूस हुई हैं। हिमालय को वलित पर्वत इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वलन के द्वारा पैदा हुई है। क्षैतिज क्षैतिज हलचलें संपीड़न तथा तनाव बल से उत्पन्न होती हैं। संपीड़न द्वारा जो सेल संतरों में जो मोड़ पैदा होते हैं उनको वलन कहते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वलन क्या कहलाता है। संपीड़न बल के द्वारा जो क्षैतिज हलचलों में जो संपीड़न बल पैदा होता है, संपीड़न बल के कारण जो अवनीति और अपनीति आती है उसको हम वलन कहते हैं। जो हम सेलों में संपीड़न बल के द्वारा जो चेंजेस आते हैं हम उसको वलन कहते हैं। वलन के कारण मोस्टली बड़ी-बड़ी जो महान पर्वतमालाएँ हैं वो वलन के कारण ही पैदा हुई हैं। अगर हम देखें हिमालय तथा रॉकीज तथा एंडीज, आल्प्स। अब हम देखें हिमालय का निर्माण कैसे हुआ होगा। तो देखिए कि जो अवसादी चट्टानें थी, अवसादी चट्टानें टैथी सागर को भर दी। अब यहाँ पर अवसादी चट्टानें हैं, जो हमारा टैथी सागर है वो अवसादी चट्टानों के कारण भर गया। अब यहाँ पर हलचल किस टाइप की हुई, वो क्षैतिज हलचल हुई। क्षैतिज हलचल का किस टाइप का बल लगा, संपीड़न टाइप का बल लगा। अब संपीड़न बल लगने के कारण यहाँ पर किस टाइप का ये आया, इस टाइप का एक उभार आ गया। तो इस टाइप की से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। अब हम देखते हैं तनाव बल। तनाव बल हमारा तनाव बल के कारण भ्रंश घाटियों का निर्माण होता है। अब भ्रंश घाटी आप देखते हैं कि अगर दो हमारी सेल्स हैं और ये सेल में हमारा जस्ट ये लेके जाएं तो इसमें क्या होगा, इधर पर जो है दरार पैदा हो जाएगी। तनाव बल तब पैदा होते हैं जब दो शक्तियां विपरीत दिशा में वर्क करती है। मीन्स एक फोर्स यहाँ पर वर्क कर रहा है, एक फोर्स यहाँ पर वर्क कर रहा है। मीन्स दो सेलें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। जब दूर जाएंगी तो क्या हो जाएगी, दोनों के बीच में दरार पैदा हो जाएगी और जिसको हम बोलते हैं भ्रंश। भ्रंश पैदा हो जाएंगे। अब ये जिस लाइन के रिस्पेक्ट में ये पैदा हुए हैं उसको बोलेंगे हम भ्रंश रेखा। मीन्स जिस लाइन के रिस्पेक्ट में ये भ्रंश एक दूसरे, ये सेल एक दूसरे से अलग हुए हैं या एक दूसरे से खिसके हैं, इनको बोलेंगे भ्रंश रेखा। भ्रंश रेखा में हमारा नर्मदा घाटी आप देख सकते हैं। जो नर्मदा घाटी जो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में है, वो इसी का एग्जाम्पल है कि ये भ्रंश घाटी इसी कारण बोला जाता है इसको। तो ये बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है। नील की घाटी, मृत सागर बेसिन्स, स्कॉटलैंड में जो मध्यवर्ती घाटी है, राइन नदी की घाटी, ये सभी इसके भ्रंश घाटी के एग्जाम्पल है। तनाव बल के एग्जाम्पल है। क्षैतिज बल के क्षैतिज हलचलों के एग्जाम्पल हैं। अब हम देखते हैं कि जो रिफ्ट वैली का निर्माण किस टाइप से होता है। तो रिफ्ट वैली का हम निर्माण देखेंगे कि रिफ्ट वैली कैसे है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो नर्मदा नदी रिफ्ट वैली का निर्माण करती है, तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो रिफ्ट वैली का निर्माण जो होता है वो क्या होता है कि दो पर्वतों के बीच में अगर हमारे दो सेल्स हैं, इसके बीच में धसाव आ जाने के कारण या एक सेल के बीच में उभार आ जाने के कारण जो वैली का निर्माण होता है हम उसको रिफ्ट घाटी या रिफ्ट वैली बोलते हैं। अरब सागर की ओर जो पश्चिमी घाट के कगार हैं तथा विंध्याचल के कगार तथा नर्मदा नदी के जो भ्रंशन है इसके एग्जाम्पल हैं। ये एक आप एग्जाम्पल देख सकते हैं आप पिक्चर में, जो हमारा अर्थक्वेक फॉल्ट बोला जाए या जो दरार पड़ी है, दो सेल इधर पर दो सेल एक दूसरे से जस्ट एक दूसरे तनाव बल के कारण अलग हो गए और यहाँ पर इन्होंने एक रिफ्ट वैली या भ्रंश का निर्माण किया हुआ है। तो ये एक एग्जाम्पल है। ये जो फॉल्ट है, जो फॉल्ट लाइन है, ये फॉल्ट लाइन हम अर्थक्वेक में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी क्योंकि इसी से एनर्जी ट्रांसमिट होती है। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे। तो इसके लिए आप इस फॉल्ट लाइन के बारे में भी आप देखिए कि ये फॉल्ट लाइन क्रिएट करती है। तो ये जैसे ही इधर से फॉल्ट लाइन क्रिएट करेगी और इसके थ्रू जब हमारा भूकंप की वेव्स चलना स्टार्ट होंगी तो भूकंप के वेव्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भूगर्भ टू सरफेस एनर्जी में जो कंजर्वेशन होगा वो फॉल्ट लाइन के थ्रू ही होगा। तो ये भी हमारा उधर पर आगे हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को देखने के पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।